गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 5th चैप्टर डिपॉजिट को आगे बढ़ाने जा रहे थे। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था उसी को हम लोग आज आगे कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? एग्जैक्टली प्रोसीजर्स। तो वो जो प्रोसीजर्स थे, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे डिपॉजिट से रिलेटेड, वो हम आगे करने जा रहे हैं। टोटल 20 पॉइंट्स थे, हम लोगों ने 8 पॉइंट्स कर लिया था, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट तक। अब हम 9 पॉइंट से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और 9 पॉइंट क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। इसका मतलब आपको डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना होगा। और ये जो ट्रस्टीज होते हैं ये क्यों अपॉइंट करते हैं हम लोग? क्योंकि वो डिपॉजिट्स के हित के बारे में सोच सकें। मतलब अगर कंपनी ने डिपॉजिट को समय पे पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो फिर वो लोग कंपनी के ऊपर एक्शन लेंगे, लीगल एक्शंस। ठीक है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट भी जरूरी होता है। राइट, यही पॉइंट यहाँ पे दिया है। व्हेन इशूइंग secured debentures, deposit, eligible company and public company has to appoint one or more deposit trustees, and the trustees protect the interest of the depositor in case of company default in repaying. सिंपल सी बात वहां पे लिखी है, अगर कंपनी ने उनको कुछ भी डिफॉल्ट किया, मतलब धोखा दिया, कुछ भी पैसे रिपेमेंट नहीं किए, इंटरेस्ट समय पे नहीं दिया, तो फिर यहां पे इनका रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। और इसीलिए कंपनी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिटर ट्रस्टी कॉल्ड ट्रस्ट डीड। इसीलिए इनके साथ जो डॉक्यूमेंट साइन होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा? ट्रस्ट डीड। और ये करना इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे और ये 7 दिन पहले सर्कुलर के साइन हो जाना चाहिए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज पहले, बिफोर सर्कुलर इशू करने के पहले आपका सिग्नेचर हो जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको डिपॉजिट ट्रस्टी के बारे में आपको उसमें मेंशन भी करना पड़ता है सर्कुलर में, इसीलिए साइन तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? 10 पॉइंट देखते हैं। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। अब ये चार्ज ऑन एसेट क्या है? आपको पहले ही बताया था कि जब कंपनी डिपॉजिट का पैसा लेती है तो कुछ ना कुछ एसेट डिपॉजिटर ट्रस्टी के पास गिरवी रखना होगा, उनके हित। मतलब क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग क्या करेंगे? सारे एसेट बेचकर अपने पैसे वसूल सकते हैं। इसीलिए 10 पॉइंट का ये कहना है कि कंपनी वहां पे चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करेगी। तो कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन द 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। वो भी कौन से एसेट होने चाहिए? टैंजिबल एसेट होने चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जितना पैसा कंपनी ने एक्सेप्ट किया, कम से कम उतने के तो एसेट होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। मतलब जो इंश्योरेंस में कवर नहीं है, कम से कम उतना पैसा, उतने के पैसे के एसेट आपके पास होने चाहिए। जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया पब्लिक से, ठीक है, तो 1 लाख रुपए में से समझ लो 20,000 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी ने निकाल के रखा है। 20,000 का इंश्योरेंस डिपॉजिट के लिए, और 80,000 का जो अमाउंट है, 80,000 का इंश्योरेंस कुछ भी नहीं निकाला, तो उतने का एसेट कम से कम गिरवी आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर पूरा डिपॉजिट अमाउंट सिक्योर्ड माना जाएगा। इसलिए यहां पे चार्ज ऑन एसेट क्रिएट करना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब जो हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो वहां पे एक आपको दिया है कि अगर इंश्योरेंस मतलब डिपॉजिट का पैसा प्लस इंटरेस्ट, अगर वो प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 20,000 तक जाता है तो आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाएगा। तो इंश्योरेंस निकालना भी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए फिर हमारा जो डिपॉजिट होगा वो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाएगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी रिपेमेंट करने के लिए। ठीक है, द कंपनी नीड टू बी डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 डे बिफोर द इशू। ये भी 30 दिन पहले आपको इंश्योरेंस लेना होगा, डिपॉजिट का सर्कुलर इशू करने के पहले, एडवर्टाइजमेंट इशू करने के पहले। ठीक है, और ये कब आपको लेना है? इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट अप टू 20,000, मतलब 20,000 के ऊपर अगर आपका डिपॉजिट का पैसा जाता है इंटरेस्ट मिलाकर, तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कंपल्शन हो जाएगा इसका मतलब। तो ये था टर्म्स एंड कंडीशन 11th वाला कि आपको इंश्योरेंस भी निकालना होगा अगर 20,000 के ऊपर अमाउंट जाता है तो। ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा वो, तो इसका मतलब इंश्योरेंस निकालना ही पड़ेगा। 12th पॉइंट क्या कहता है? ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ये तो बहुत बार आ चुका है।
कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनसे आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी। मतलब कुछ एजेंसी होती है जो आपको क्रेडिट रेटिंग देती है, और वो रेटिंग आपको एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर में भी शो करना होगा। और क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज है, कंसीडर्ड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, क्या क्या कंसीडर करते हैं कि कंपनी का नेटवर्थ कितना है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और एबिलिटी टू पे ऑफ डिपॉजिट का पैसा कंपनी क्या समय पे कर सकती है क्या। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर कंपनी को रेटिंग एजेंसीज देती है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी कितने भरोसेमंद हो सकती है, कितने समय तक चल सकती है। इससे रेटिंग से ये पता चलता है, इसलिए रेटिंग लेना जरूरी है और ये एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाना भी जरूरी है। ये आपका कहता है 12 पॉइंट। 13 पॉइंट देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और 13 पॉइंट क्या कहता है, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। एक अलग से आपको रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस रिजर्व अकाउंट में कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करते रहना होगा, और ये जो रिजर्व का अमाउंट होगा डिपॉजिट रीपेमेंट करते समय आप उसको यूज कर सकते हो, और कहीं इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब अलग से रिजर्व बनाने का मोटिव ये है कि जब डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट करने का समय आएगा तो इस पैसे को हम उसको यूज कर सकते हैं, कि कंपनी के पास एक रिजर्व जमा रहेगा, पैसे जमा करके रखे गए होंगे और उसको हम रिपेमेंट करते समय यूज कर सकते हैं। यही पॉइंट है और कुछ नहीं। Every company accepting deposit has to open a scheduled bank and deposit repayment reserve account, and every year before 30th April he has to deposit amount not less than 50%। 15% से कम आपको कुछ ना कुछ पैसा वहां पे जमा एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। 15% आपको अमाउंट वहां पे डिपॉजिट करना होगा, जिससे क्या होगा, वो अमाउंट वहां पे जमा होते जाएगा और इस पैसे को सिर्फ डिपॉजिट का पैसा रीपेमेंट करते समय हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो ये रिजर्व क्रिएट करना है, 15% उसमें हर साल पैसे जमा करते रहने, और इसको हम फिर रीपेमेंट करते समय यूज कर सकते हैं। ये बात है वहां पे 13 पॉइंट। 14 पॉइंट क्या कहता है, डिपॉजिट रिसिप्ट। कंपनी को यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना पड़ेगा, मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया है कंपनी को, उनको ये कंपनी एक प्रूफ देगी, और वो प्रूफ होता है डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, तो कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। मतलब जब आप कंपनी को पैसे मिल जाएंगे उसके बाद 21 दिन के अंदर आपको रिसिप्ट इशू करना पड़ेगा, एंड द रिसिप्ट हैज टू बी साइन बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें सिग्नेचर होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और इसमें क्या क्या लिखा होगा, उसका नाम, उसका एड्रेस, कितना अमाउंट दिया था, कितना इंटरेस्ट आपने दिया था, कब रिपेमेंट होगा, ये सारी डिटेल उस रिसिप्ट में लिखी होगी। तो ये था आपका 14 पॉइंट। 15 पॉइंट क्या कहता है, रजिस्टर्ड ऑफ डिपॉजिट। मतलब कंपनी को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना होगा, और उस रजिस्टर में कंपनी को डिपॉजिटर के सारी डिटेल मेंटेन करने होंगे। क्या नाम था, उसने कितना पैसा दिया, उसको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो सारी डिटेल इस रजिस्टर में मेंटेन होने वाली है। तो 15 पॉइंट देखो क्या कहता है एग्जैक्टली। 15 पॉइंट में ये बोला है, द कंपनी has to maintain a separate register for deposit acceptance or renewal. The detail of the deposit along with the detail of deposit should be entered in the register. मतलब सारी डिटेल उसमें मेंटेन होगी, और ये 7 दिन के अंदर रिसिप्ट इशू करने के अंदर आपको ये डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। ये था आपका 15। 16 पॉइंट क्या कहता है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अब रिटर्न मतलब डिपॉजिट के बदले कंपनी को क्या रिटर्न में मिलेगा, कंपनी क्या देगी, इसका मतलब। और एक चीज कि ये रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है, मतलब आपको पूरा एक समरी बनाना होगा और आरओसी में रिटर्न फाइल करना होगा। एक समरी बनाकर आरओसी को देना पड़ेगा, और कितने दिन के अंदर, कब देना पड़ेगा, बिफोर 31 मार्च। ठीक है, तो वही पॉइंट है, कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न बिफोर 30th जून एवरी ईयर विद द आरओसी ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड रिटर्न गिव द डिटेल ऑफ डिपॉजिट। मतलब एक समरी बनानी होगी और इसको 30 जून के पहले आपको जमा करना होगा आरओसी डिपार्टमेंट में। चाहे हम यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि क्या हमारे पास डिपॉजिट की कंडीशंस है, ये बात है वहां पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की। 17 पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर समय के पहले कंपनी रिपेमेंट करती है तो फिर 1% इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यही पॉइंट है 17। द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट डिपेंड अपॉन द गाइडलाइंस गिवन बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी होगी उतना ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न कंपनी उनको दे सकती है, मतलब इंटरेस्ट दे सकती है।
और इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डिडक्टेड, अगर रीपेमेंट पहले हुआ प्री मैच्योर रीपेमेंट तो 1% डिडक्शन वहां पे होगा, और अगर लेट हुआ तो 18% की पेनल्टी लगेगी। पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा डिपॉजिटर होल्डर को, अगर लेट होता है तो। ये था, तो 18 पॉइंट को कवर कर लेते हैं आज फटाफट। 18 पॉइंट क्या कहता है? राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्या डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक बार जो टर्म्स एंड कंडीशन में कंपनी ने डिपॉजिट का पैसा इशू करवाया था या फिर लिया था, बोल सकते हैं, वो दोबारा बाद में चेंज नहीं होती है। कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर मतलब चेंज करना, राइट, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट एंड डिपॉजिट ट्रस्टी डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट once the circular or advertised issue deposit are accepted by the company। मतलब एक बार आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, वो बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, डीड बन चुकी है, अब उसको बदला नहीं जा सकता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती कंपनी। ये रूल फॉलो करना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी को फॉलो करनी होगी। 19 पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मतलब सबको बतानी पड़ेगी। वहां पे नोट्स टू अकाउंट्स इनके होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो 3 होती ही है। इसके अलावा कुछ नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी बातें लिखनी पड़ती है, कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट्स। देखो वहां नोट्स टू अकाउंट्स में बोल रहा हूं, इसका मतलब कुछ पेजों का नोट्स होता है जिसमें कंपनी लिखती है कि हमने कितने का डिपॉजिट का पैसा लिया, कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसमें भी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। एंड कंपनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी के पास पैसा कहां से आया है, ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, चाहे वो डिपॉजिट का हो, डिबेंचर का हो, शेयर्स का हो, ये सारी बातें उसमें आपको लिखनी पड़ती है। ये था आपका 19 पॉइंट। और अब आती है 20 पॉइंट की ओर, जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, उसको भी कवर कर लेते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर द कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। इसका मतलब ये जो कंपनी एक्ट बना हुआ है, ये जो रूल्स बने हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बनी हैं, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर इसमें से कुछ भी डिफॉल्ट किया तो वो सारे ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलेगी, फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स हैं, कानूनी तौर पर जो रूल बनते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर नहीं किया तो ऑफ कोर्स वहां के ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कानून टूटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। And Maharashtra government has passed the Maharashtra Protection of Interest of Depository Act 1990 to protect the interest of depositor। महाराष्ट्र स्टेट ने अलग से इसके लिए कानून बनाया, चाहे डिपॉजिटर को हम उनको बचा सकें, इसलिए उन्होंने अलग से रूल बना के रखा है। तो टूटना कुछ भी नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। रूल रेगुलेशन टूटेगा तो ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो मिलेगी। अब वो कौन सी पनिशमेंट होगी उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल उस बारे में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन रूल रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं टूटनी चाहिए, ये बात उनका कहना है 20 पॉइंट पे, ठीक है। इस तरह से आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द डिपॉजिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे बढ़ेंगे, डिपॉजिट चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है, प्रोसीजर एंड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब जो पब्लिक से हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं वो हम देखेंगे। डिपॉजिट को इशू करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए पैसा, इसका मतलब कौन से प्रोसीजर आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पे, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।